शुरू किए थे लास्ट क्लास में हम लोग मेन अच्छा खासा पोर्शन उष्मा का किए हम लोग, ठीक है, हीट का, जिसमें हम लोग क्या क्या किए थे लास्ट क्लास में? बॉइलिंग पॉइंट या जिसको हम लोग बोल रहे थे क्वथन, क्वथन और बॉइलिंग, और मेल्टिंग जिसको हम लोग बोल रहे थे गलन किए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये समझे कि होता कैसे। हो गया, शुरू करें? गप सब क्लास के पहले या बाद के लिए होल्ड करो, ठीक है ना? सबका कंप्लीट हो गया, शुरू करें। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथन हो गया, या उसको हम लोग गलन बोल रहे थे, ठीक है, ये सब किए। फिर हम लोग समझे कि प्रेशर, जो वायुमंडल का दबाव है, उससे कैसे मेरा इफेक्ट होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग समझे थे। उससे फिर हम लोग ये भी देखे कि भाई जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाएंगे, अल्टीट्यूड जैसे जैसे हाइट पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे मेरा जो कैसे बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा चीज हम लोग देखे थे। लास्ट में हम लोग देखे कि सबसे आखिरी पॉइंट हम लोग देखे थे कि आइस जो है वो वाटर बन रहा है, या वाटर जो है वो आइस बन रहा है, या स्टीम बन रहा है, ठीक है, या गैस बन रहा है। तो ये चीज हम लोग देखे थे कि सेम ताप पे सबसे बेसिक बात यह है कि एक अगर हम ऊष्मा देंगे तो उससे क्या होगा? ताप बढ़ेगा। ये एकदम मतलब बेसिक बात यह है कि भाई जैसे जैसे हीट एनर्जी देंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ऊष्मा देंगे तो ताप बढ़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि बर्फ को पानी बन रहा है, ऊष्मा हम दे रहे हैं बर्फ में तो वो पानी बन रहा है, लेकिन उसका ताप नहीं बढ़ रहा है, तो वो कहीं छुप गया है, छुपा हुआ ऊष्मा है। उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा, या जिसको हम लोग लेटेंट एनर्जी, लेटेंट हीट बोल रहे थे। अब ये दो तरह का है, या तो वो बर्फ पानी बन रहा है या पानी गैस बन रहा है, ठीक है। तो बर्फ पानी बन रहा है, वहां पे जो ऊष्मा दे रहे हैं उसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोल रहे हैं, ठीक है। और जब पानी जो क्या बन रहा है, स्टीम बन रहा है या गैस बन रहा है, वहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल रहे हैं। जैसे कि सेम टेम्परेचर है, सेम ताप है, 0 डिग्री सी पे ही बर्फ भी है और 0 डिग्री सी पे भी ये है। यहां तक हम लोग क्लियरली समझ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, या अच्छा ये भी हम करवा दिए थे ना कि कितना कितना वो होता है, ठीक है, कितना कितना था मेल्टिंग वाला, कितना था जूल पर केजी, और अगर ग्राम में दिया रहे और कैलोरी में दिया रहे तो 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। मतलब 1 ग्राम बर्फ लेंगे तो उसमें 80 कैलोरी एनर्जी डालेंगे, हीट एनर्जी डालेंगे, उष्मा डालेंगे, तो वो पानी बन जाएगा। लेकिन ताप जो है बर्फ का कितना रहेगा? 0 डिग्री सी ही रहेगा। और वैसे ही हम लोग फिर देखें कि पानी ले लिए, तो पानी का क्या क्या हम लोग देखे थे, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। मतलब 1 केजी पानी अगर ले लिए, उसमें 22.5 जूल उष्मा डाल दिए, हीट डाल दिए, तो वो पानी जो है वो क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा, या स्टीम बन जाएगा, या गैस जो बोल रहे हैं वो बन जाएगा। और उसमें लेकिन उसका ताप जो है, जो उसका टेम्परेचर है, वो कितना ही रह जाएगा? 100 ही रह जाएगा, चाहे गर्म पानी का हो चाहे स्टीम का हो, ठीक है। ये हो गया। और इसको हम अगर कैलोरी में बोले तो भाई 540 था, 540 ग्राम पर कैलोरी, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखो सबसे पहले। ये वाला हिंदी में ही क्वेश्चन लिखवा देते हैं। एक ग्राम बर्फ को 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी तापक्रम में, 0 डिग्री सी तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सी तापक्रम, ठीक है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सी तापक्रम तक ले जाने के लिए कितना कैलोरी, तक ले जाने के लिए कितना कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी?
ठीक है, सॉल्व करो। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई आंसर? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? 0 डिग्री सी पे आइस है मेरा और 100 डिग्री सी स्टीम है, तो यहां से यहां ले जाने में कितना मेरा उष्मा लग रहा है या एनर्जी, हीट एनर्जी लग रहा है मेरा। ठीक है, हीट एनर्जी इसमें कितना लग रहा है या कितना उष्मा लग रहा है इसको, और तुम्हारे पास है कितना, ये 1 ग्राम है, तो ग्राम का बात कर रहे हैं और आंसर मेरा इसीलिए हमको कैलोरी में चाहिए, तो तुमको आसान हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम बर्फ है और हमको 100 डिग्री सी पे हमको स्टीम पे ले जाना है और वो 0 डिग्री सी का बर्फ है, तो कितना कैलोरी लग रहा है हमको टोटल उष्मा? अच्छा, कोई बोल रहा है 80, और क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो? बहुत आसान क्वेश्चन है। 600 थोड़ा क्लोज इनफ है, चलो काफी पास है। 620, और किसी का कोई आंसर? 1 ग्राम बर्फ है मेरे पास और उस बर्फ को हमको क्या बनाना है, 1 ग्राम स्टीम बनाना है। बर्फ का टेम्परेचर है, बर्फ का ताप है 0 डिग्री सी और स्टीम का ताप है 100 डिग्री सी, तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना मेरा उष्मा लग रहा है, कितना मेरा हीट एनर्जी लग रहा है, यही तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब एक बात बताओ, बर्फ से अभी हम तुरंत क्लास में रिवीजन अभी 2 मिनट पहले किए हम लोग कि बर्फ से पानी बनने में कितना उष्मा लग रहा है, कितना कैलोरी एनर्जी लगेगा हमको? 80, अभी तो तुम लोग ही बताए हो 80। ठीक है, 80 लगेगा, तो ये क्या बन गया, ये 0 डिग्री सी आइस से, बर्फ से क्या बन गया, ये 0 डिग्री सी पे वाटर बन गया, 1 ग्राम है। ठीक है, अब ये 0 डिग्री सी वाटर को पहले 100 डिग्री सी वाटर बनाना है, तो इसमें कितना लग जाएगा, 1 डिग्री सी बनाने, 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी एनर्जी लगता है, तो यहां 100 बढ़ाए तो यहां पे 100 कैलोरी एनर्जी लग जाएगा। ठीक है, और अभी तक क्या मिला हमको, 100 डिग्री से पे क्या मिला है अभी हमको, वाटर मिला है, गर्म पानी मिला है, स्टीम नहीं मिला है हमको। हमको क्या चाहिए, स्टीम चाहिए, तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 540, तो ये कितना आ जाएगा, 720। नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन? जैसे ये 620 क्लोज इनफ इसलिए बोले थे कि ये बीच का 100 डिग्री सी छोड़ दिया था, पानी 0 डिग्री सी का पानी 100 डिग्री सी तक पहुंचेगा तब ना वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, तब ना वो भाप में कन्वर्ट होगा। फिर से रिपीट करें क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क चेहरा लग रहा है मेरा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये समझो, 1 ग्राम मेरे पास क्या है, मेरे पास बर्फ है या आइस है, 1 ग्राम बर्फ है। ठीक है, ऐसे पकड़ लो ये डायग्राम सहित, उसको हमको क्या बनाना है, 1 ग्राम ऐसे करके बना देते हैं, डॉट डॉट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, ये बना देते हैं 1 ग्राम में, इसको हमको स्टीम बनाना है। ठीक है, तो कितना हमको उष्मा लगेगा, कितना कैलोरी ये लगेगा। ठीक है, ग्राम और कैलोरी में है, यहां तक क्लियर है? कल हम लोग पढ़े थे कि बर्फ को उसी ताप पे, 0 डिग्री सी ताप पे बर्फ है और 0 डिग्री सी पे पानी है, तो बर्फ को अगर हम कितना 80 कैलोरी एनर्जी देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, लेकिन वो 0 डिग्री सी पे ही रहेगा। ये बात सबको कल समझ में आया था ना? और दूसरी बात क्या बोले थे हम लोग कि अगर पानी को 100 डिग्री सी पे खौलता हुआ पानी है और 100 डिग्री सी पे खौलता वो है स्टीम है, मतलब गैस है मेरा, भाप है, जो देखे तो भाप सब लोग देखते हैं अपने किचन में, जो भाप निकला हुआ है वो भाप है या 100 डिग्री सी पे पानी है, दोनों का ताप कितना है, 100 डिग्री सी है, लेकिन पानी को अगर स्टीम में कन्वर्ट करना है तो हमको कितना एनर्जी चाहिए, 1 ग्राम पानी को कन्वर्ट करना है तो
540 चाहिए। तो सिंपल तो था कि यही तो बोल रहे थे कि बर्फ को पहले पानी बनाएंगे, बर्फ से पहले पानी बनाएंगे। ये कितना पे है, आइस कितना पे है, ऐसे चलते हैं एकदम बेसिक से, 0 डिग्री सी पे है, तो पहले इसको बनना पड़ेगा, वाटर बनना पड़ेगा, पानी बनना पड़ेगा, कितना पे, 0 डिग्री सी पे। उसमें मेरा कितना एनर्जी लग रहा है, 80 कैलोरी लग रहा है। अब पानी से हमको यहां चाहिए क्या, भाप चाहिए हमको 100 डिग्री सी वाला, 100 डिग्री सी वाला भाप चाहिए, तो पहले उसके पहले हमको 100 डिग्री सी पे पानी तो पहुंचाना पड़ेगा। ये बात समझे, उसको भाप बनने के लिए पहले गर्म होना पड़ेगा ना, कि बर्फ से सीधा भाप बन जाएगा वो, पहले वो गर्म बर्फ से पानी बनेगा, पानी से खौलेगा, खौलने के बाद तब उसमें से भाप निकलेगा। तो पानी, गर्म पानी जो 0 डिग्री सी पे है, नॉर्मल ठंडा पानी, उसको हमको 100 डिग्री सी का पानी बनाना है, क्योंकि हमको पता है कि 100 डिग्री सी पे ही मेरा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, और स्टीम बनने के लिए हमको 100 डिग्री सी चाहिए। तो यहां से 0 डिग्री से 100 डिग्री पे 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 1 कैलोरी लगता है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ये है, ठीक है, 1 डिग्री। तो यहां 100 डिग्री बढ़ रहा है तो कितना कैलोरी लगेगा, 100 लगेगा। ये सिंपल यूनिट, ये बात समझ में आया। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सी ताप से बढ़ाने के लिए हमको 1 कैलोरी उष्मा लगता है, या इंग्लिश में 1 ग्राम को 1 कैलोरी से अगर हीट एनर्जी देंगे तो वो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी से राइज होगा। क्लियर हुआ। तो ये कितना, यहां पे कितना कैलोरी चाहिए, फिर 100 मिल जाएगा। 100 से अभी मेरा काम पूरा हो गया, नहीं हुआ। क्यों काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि स्टीम बनाना है, उसको भाप बनाना है, उसको गैस में लाना है। तो भाई 100 डिग्री सी का मेरे पास वाटर है, अब हमको 100 डिग्री सी पे स्टीम चाहिए या भाप चाहिए, तो वो इससे इसमें बनाने के लिए कितना एनर्जी लगता है, 540। तो तीनों एनर्जी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 100 प्लस 540 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 720 कैलोरी। यही तो क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब समझ में आया, नोट कर लो ये। अब अच्छे से समझ में आ गया ना सबको, कि अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो। बर्फ को पहले हम लोग पानी बना रहे हैं, 0 डिग्री सी वाला ही बर्फ को 0 डिग्री सी वाला पानी बना रहे हैं, उसमें हमको लग रहा है 80 कैलोरी, क्योंकि 1 ही ग्राम है। अगर यही क्वेश्चन में 2 ग्राम कर देता तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते पूरा आंसर को। समझ में आ रहा है सबको ये क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज हम कल बताए थे, अभी यहां पे हम देख रहे हैं कि 100 डिग्री सी पे पानी भी है और 100 डिग्री सी पे स्टीम भी है, दोनों का ताप जो है एक ही है। डिग्री सी बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना, डिग्री सेंटीग्रेड जो है, 3 हम लोग पढ़े थे ना, याद है ना, क्या क्या पढ़े थे, 3 स्केल, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, और तीनों में आपस में एक दूसरे से बदलना भी हम लोग सीखे थे, कि सेल्सियस से अगर केल्विन जाना है तो बहुत ही आसान है, प्लस 273 जोड़ देना है, और अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाना है तो C/5 F-32/9। ये फॉर्मूला सबको क्लियर था। तो अब एक बात हमको तुम लोग बताओ कि 100 डिग्री सी पे वाटर है और 100 डिग्री सी पे स्टीम है, तो ये बात हम कल भी पूछे थे, ज्यादा जलन कौन करेगा, भाप करेगा, क्योंकि उसमें क्या ज्यादा है, लेटेंट हीट ज्यादा है, टोटल हीट ज्यादा है, लेटेंट हीट है उसमें, लेकिन हीट टोटल उसमें उष्मा जो है वो ज्यादा है, 540 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से ज्यादा है, ठीक है। तो ये लाइन लिख लो, ये कल हमको लगता है लिखवाए नहीं थे। ये लाइन लिखवाए थे क्या, ठीक है। स्टीम एट 100 डिग्री सी burns
मोर steam at 100 डिग्री सी बर्न्स मोर देन वाटर एट 100 डिग्री सी। हिंदी में भी लिखवा देते हैं, अच्छा तो हिंदी में भी चाहिए ना, ठीक है। 100 डिग्री सी की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन, 100 डिग्री सी से की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन, अच्छा हिंदी ही रखते हैं हम, दोनों चीज नहीं लिखवाएंगे, फिर हम हिंदी लिखवा से हिंदी ही लिखवा देंगे, ठीक है। 100 डिग्री की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन, उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन, उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है। किसी को इसमें दिक्कत नहीं ना हो रहा है? हो जाएगा ना हिंदी तुम्हारा, ठीक है। 100 डिग्री सी से की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ये बात? कितना ज्यादा रहता है, कितना ऊष्मा ज्यादा रहता है उसमें? 540 कैलोरी पर ग्राम, 40 नहीं 540, हाँ 540 कैलोरी पर ग्राम। तो वहां पे ये भी लाइन लिख दो, 100 डिग्री सी के 1 ग्राम, 100 डिग्री सी के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सी के जल की 100 डिग्री सी के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सी के 1 ग्राम वाष्प में, तो जल्दी जल्दी लिखना, 100 डिग्री सी के 1 ग्राम वाष्प में कितना होता है बताएंगे नहीं हम, अब सब लोग अपने से लिखेगा, कितना ग्राम? 540 कैलोरी, ग्राम नहीं सॉरी, 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होता है। ठीक है, अच्छा इसी से रिलेटेड जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड और कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठंड गर्मी में, अभी जस्ट गर्मी आने ही वाला है, तो या तो फ्रिज में हम लोग पानी रखते हैं, या हम लोग क्या रखते हैं, फ्रीजर में बर्फ रखते हैं, बर्फ को निकाल के पानी में डाल देते हैं, पानी ठंडा हो जाता है। तो क्यों ठंडा होता है वो बर्फ पानी? क्योंकि वो ठंडे चीज से सट रहा है इसीलिए सिर्फ ठंडा हो रहा है, या कुछ और भी बात है उसमें? वाटर का हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो ले लेता है उसका हीट। कैसे ले लेता है? गुप्त ऊष्मा से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो गुप्त ऊष्मा तो जरूर होगा, ये तो होशियारी वाला बात बता रही हो। कैसे गुप्त ऊष्मा? सोचो थोड़ा, क्या होगा कि अगर बर्फ जो है वो जाएगा तो वो क्या होगा, पिघलेगा। बर्फ पानी में डाल रहे हैं तो वो पिघलेगा, पिघलने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, ऊष्मा चाहिए होगा, हीट चाहिए होगा, इंग्लिश में हीट, हिंदी में ऊष्मा चाहिए होगा। वो पानी में से वो हीट ले लेगा, पानी में से वो ऊष्मा ले लेगा। कितना ऊष्मा लेगा? 1 ग्राम का बर्फ 80 कैलोरी ले लेगा, ठीक है। 80 कैलोरी उसमें से 1 ग्राम का बर्फ उसमें ले, तो जितना ग्राम का बर्फ है पानी में से वो गुप्त ऊष्मा ले रहा है, और वो पानी बन जा रहा है, उतने ही टेम्परेचर का पानी बन रहा है, उससे उसका ताप नहीं बढ़ रहा है। अगर ऐसा रहता तो ताप भी इधर बढ़ जाना चाहिए, जैसे ऊष्मा लिया ताप बढ़ रहा है, लेकिन बर्फ जो है अगर पानी बढ़ रहा है तो उसमें ताप जो है वो 0 डिग्री सी पे ही रह रहा है, लेकिन वो गुप्त ऊष्मा लेते जा रहा है और पिघलते जा रहा है। तो इसीलिए जब गुप्त ऊष्मा बगल से पानी से ले रहा है वो अपने, तो उससे क्या हो रहा है, पानी मेरा ठंडा हो रहा है। पानी से जब ऊष्मा निकलेगा, अगर पानी से हीट ले लिए तो पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से बर्फ ठंडा करता है पानी को। तो यहां नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
बर्फ का टुकड़ा पेय को, पेय प में एकार और य, पेय, पेय को ठंडा बना देता है, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, पेय, हाँ पेय जल भी लिख सकते हो, पेय को ठंडा बना देता है, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए जरूरी नहीं ना जल ही है, कहीं और भी तो पानी डाल सकते हैं। पेय मीन्स पीने वाला चीज, अब पानी में क्यों डाल रहे हैं, स्कॉच में भी तो डाल सकते हैं, तो इसीलिए जल नहीं लिखा हुआ है। अगर तो बोलोगे कि फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो वो सब चीज के लिए एक ही बात बराबर है, कोई भी लिक्विड स्टेट में होना चाहिए कोई भी चीज, ठीक है। क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए, पेय से क्या ले लेता है, गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा नहीं गुप्त ऊष्मा, पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, कॉमा, इससे पेय ठंडा हो जाता है। ठीक है, एक बात हम लोग जब वो बोले थे कि कल जब देखे थे, जैसे 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ये देखे थे हम लोग वेपराइजेशन वाला। या अगर इसी को इसमें देखें, कैलोरी में देखें तो 540 कैलोरी पर ग्राम। तो यहां पे हो सकता है कि कल को बीपीएससी थोड़ा इसको टफ करने के लिए कि एक तुम्हारा जो क्वेश्चन में है वो कैलोरी में दे दे और आंसर जो है वो जूल में दे दे, बाकी ग्राम और केजी तो तुम लोग कन्वर्ट कर लोगे। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो वो उस हिसाब से मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेंगे। लेकिन जूल और कैलोरी का भी हम लोग को पता होना चाहिए, तो उसका लिखो 1 जूल बराबर नहीं, एक सेकंड कंफर्म करने दो। तो 4184 कैलोरी होता है या उल्टा होता है, एक सेकंड देख लेते हैं। वन किलो कैलोरी, उल्टा हम बोल दिए थे, 1 किलो कैलोरी जो है वो लग रहा था उल्टा हम बोल, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4184 जूल। मतलब 1 किलो कैलोरी समझ रहे हो ना, मतलब 1000 कैलोरी कितना होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। अगर 1 कैलोरी बोलेगा तो वो 4.184 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी बराबर 4184 जूल। अब क्वेश्चन में मगर मान लो कैलोरी में दिया और जूल में दिया है, तो ये 1000 को नीचे भेज दोगे तो 4184 हो जाएगा, ये समझ रहे हो ना, 4.184। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हम लोग इससे रिलेटेड सारा चीज हम लिखवा दिए थे, क्या ऊष्मा वाला 22.5 तक लिखवा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, उध्वर पातन, उ आधा ध, ये लिखवा दिए थे, उध्वर पातन, उ आधा ध, व में ऊपर प पातन, ठीक है। जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्मली हम लोग उसको सब्लिमेशन बोलते हैं,
ठीक है, हिंदी में उध्वर पातन बोल रहे हैं, जिसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, घर में कभी पूजा वूजा देखे होगे, कहीं भी किसी भी तरीके का पूजा कहीं भी हो, चाहे मतलब हिंदुइज्म में हो, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, किसी में भी पूजा हो कहीं भी, तो वो देखे होगे एक कपूर करके चीज होता है, उसको जलाते हैं तो क्या होता है, वो सीधे गैस बन जाता है। ठीक है, सॉलिड जो है वो सीधे गैस में बन जाता है। इसी को हम लोग उध्वर्पातन या सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, गरम करने पर, इसमें लिखो गरम करने पर ठोस पदार्थों का, बात समझ में आ रहा है ना सबको? जैसे अब सब्लिमेशन और उध्वर्पातन हम बोल दिए, तो कैम्फर से एग्जांपल ले लो, कपूर जिसको बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं। ठीक है, गर्म करने पर ठोस पदार्थों को का सीधे वाष्प में, गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में, और ठंडे करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन, गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन उध्वर पातन कहलाता है। ऐसे करके, ठीक है, इंग्लिश में सब्लिमेशन लिख लेना। इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लो, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, आयोडीन जो नमक में होता है, कपूर, एग्जाम्पल में अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर और नैप्थलीन। नैप्थलीन बॉल देखे हो, जब हम लोग रजाई उजाई, अभी खासकर रजाई समेट रहे होगे ना घर में, तो एक गोल गोल बॉल टाइप का रहता है, वो रख देते हैं तो पानी नहीं ना बनता है, वो उड़ जाता है। अगर तुम कभी देखना घर पे बाहर भी छोड़ दोगे तो बोलते हैं वो उड़ गया। उड़ गया मतलब क्या हुआ, सीधा वो सॉलिड से सीधा गैस में बन गया। ठीक है, अब हम लोग वाष्पन तो समझ गए कि बॉइलिंग होता है, जो क्या होता है कि उसका एक टेम्परेचर है जिसपे वो होता है, जिसपे वो क्या लिक्विड से गैस में हो जाता है। जो हम लोग जैसे देखे कि वाटर कितना पे होता है, 0 डिग्री से 100 पे होता है, 100 डिग्री सी पे होता है, वो पानी जो है वो भाप बन जाता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा कपड़ा जो है, कपड़ा जो भी फिचाता है, वो जब हम लोग टांगते हैं छत पे, तो उस पे क्या 100 डिग्री सी आता है तभी वो सूखता है? 100 डिग्री सी आएगा तो फिर तो हम लोग सब लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। 100 डिग्री सी का अगर सन से हीट आने लगे, अगर उष्मा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का आने लगे तो जान बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो भाप बन रहा है, बन रहा है ना। अभी तो हम लोग तुरंत बात किया कि जब बॉइलिंग उस स्टेट को बोलते हैं कि भाई 100 डिग्री सी पे जब वाटर जो है वो मेरा भाप बन जाता है, लेकिन उससे कम पे भी भाप बनता है। अगर लगातार उस पे गर्मी डालते रहें तो अगर 100 से कम पे भी वो भाप बन जाता है, उसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं, या हिंदी में उसको हम लोग वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो वाष्पन या इवेपोरेशन। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिफरेंस क्या है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में? डिफरेंस क्या है, बॉइलिंग जो है वो, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उस पे वो स्टीम में बदल रहा है, उसमें वो लिक्विड से वो वाष्प में बदल रहा है, मतलब द्रव्य से वो वाष्प में बदल रहा है, लिक्विड से वो गैस में बदल रहा है। लेकिन अगर उससे पहले बदले तो उसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं या वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, लिखो वाष्पन या इवेपोरेशन। अपने क्वथनांक के नीचे, अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के, अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने का
वाष्प में परिवर्तन होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। मतलब इंग्लिश में द प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज टर्म्ड एज इवेपोरेशन। किसी द्रव का, नेक्स्ट लाइन लिखो, किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है। जैसे हम लोग अल्कोहल का भी बात किए थे पिछली बार, कितना था उसका, कितना डिग्री सी था? 38 नहीं, 8 तो था, 78। और कोई रिवाइज नहीं कर रहा है ना जाके, इसको हमको रोकना पड़ेगा कि तुम मत आंसर दो, बाकी लोग को पूछते हैं। मतलब सिर्फ यही एक अकेला आंसर दे रहा है। कल ही पढ़े थे ना हम लोग, कल या परसों ही पढ़े थे कि 78 डिग्री सी है, वाटर का 100 था वहां इसका। तो अल्कोहल हम लोग बोलते हैं घर पे उड़ जाता है, बाहर जो है स्पिरिट, खासकर अल्कोहल, मतलब ऐसे अल्कोहल फॉर्म में नहीं, स्पिरिट फॉर्म में उड़ जाता है। लेकिन भाई रूम का टेम्परेचर तो 78 डिग्री सी तो नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उड़ जाता है, जिसको हम लोग वाष्पन या इवेपोरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है। इसमें जो अभी हम लोग दो एग्जाम्पल लिखे हैं वो लिख लो। पहला एग्जाम्पल लिख लो, गीले कपड़े, गीले कपड़े उनमें उपस्थित, गीले कपड़े उनमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण, गीले कपड़े उनमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण ही सूख जाते हैं। ठीक है, तो जो मेरा क्वथनांक है उससे अगर नीचे, जिसको क्वथनांक, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही अगर उड़ जाए किसी ताप पे, वो अगर लिक्विड जो है मेरा वो गैस बन जाए, तो उसको हम लोग वाष्पन या इवेपोरेशन बोल रहे हैं। तो अब एक बात बताओ सोच के हमको, कि अगर कोई मेरे पास पानी है, वो है 40 डिग्री सी के ताप पे है, कोई है 60 डिग्री सी के ताप पे, तो किसका वाष्पन ज्यादा होगा, जल्दी किसका वाष्पन होगा? मेरे पास एक कटोरा में एक ही जगह इतना ही पानी है, दोनों जगह एक जैसा पानी है एक एक कटोरा में, तो 60 डिग्री सी पे ज्यादा होगा या 40 वाले पे ज्यादा होगा? कुछ लोग 40 बोल रहे हैं, कुछ लोग 60 बोल रहे हैं। सोच के बताओ, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ना वाष्पन बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा गर्मी पड़ता है उतना ज्यादा सूख जाता है। 2018-19 में सबका चापाकल सूख गया था, क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गया था। एक तो हम लोग नीचे से पानी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो अलग बात है, उसके अलावा सबका सूख क्यों गया था? गर्मी अतत्ता पड़ रहा था। ठीक है, तो सूख जाता है, तो ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा सूखेगा, तो इसीलिए अगर 60 डिग्री सी है तो और ज्यादा सूखेगा। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा कितना तक जा सकता है ये? 100 तक जा सकता है। बात सही बोल रहे हो, 100 लिक्विड के, वाटर के केस में। तो मतलब किसी भी द्रव का वाष्पन सबसे ज्यादा कितने पे होगा? उसके क्वथनांक पे होगा। बात समझे? जैसे वाटर के टर्म्स में हम लोग समझाते हैं, फिर उसको किसी पे भी अप्लाई कर देंगे। पानी जो है वो 40 डिग्री सी पे कम उड़ेगा, धीरे धीरे उड़ेगा, 60 डिग्री सी पे थोड़ा तेज उड़ेगा, 80 डिग्री सी पे उससे और तेज उड़ेगा। तो सबसे ज्यादा रेट से वो अपने बॉइलिंग पॉइंट, अपने क्वथनांक पे जब पहुंच जाएगा तो सबसे ज्यादा रेट पे उसी पे उड़ेगा। अब उससे बढ़ा भी दे तो उड़ेगा उसी रेट से। लेकिन तो कोई भी द्रव जो है सबसे ज्यादा वाष्प में कितने अपने टेम्परेचर पे बढ़ता है, कितने ताप पे? अपने क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट पे बढ़ता है। ठीक है, ये लिख लो। बात समझ रहे हो ना? लॉजिक से भी समझ में आ रहा है ना कि ज्यादा गर्मी पड़ता है तो ज्यादा जल्दी पानी उड़ जाता है। हम ही को जो है गर्मी पे पसीना क्यों, सॉरी, प्यास क्यों लगता है ज्यादा? क्योंकि मेरे बॉडी का, मेरे
देह का जो वो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो उड़ता है। ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो ज्यादा उड़ेगा, तो इसलिए ज्यादा उड़ेगा तो हमको क्या होगा, ज्यादा प्यास लगेगा। द्रव का, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द्रव का ताप बढ़ाने पर, द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर, द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर में वृद्धि होती है। में वृद्धि होती है। नेक्स्ट लाइन लिखो, किसी द्रव का वाष्पन के दर, किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होती है। किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होती है। मतलब समझ में आया कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉइलिंग किस पे होगा, उस सॉरी मैक्सिमम जो उसका वेपराइजेशन है वो कितने पे होगा, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। तो इसीलिए अगर वाटर का बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कितना होगा, 100 डिग्री सी। अगर उसका बात कर रहे हैं, फिर से अल्कोहल का बात कर रहे हैं, तो कितना पे होगा, 78 डिग्री सी पे होगा सबसे ज्यादा उसका। ठीक है। अब एक चीज, उमस हम लोग बोलते हैं, उमस बहुत पड़ रहा है, ये चीज हम लोग बात में बोलते हैं ना कि भाई खासकर हम लोग को मई जून के आसपास, नहीं जुलाई के आसपास, जब बरसात हो जाता है तब उसके आसपास उमस बहुत पड़ता है। उमस में क्या होता है, पसीना बहुत चलता है। वो उमस एक्चुअली, जिसको ह्यूमिडिटी बोल रहे हैं हम लोग, वो क्या होता है कि तुम्हारे एयर में, तुम्हारा जो हवा है उसमें, हम लोग परसों भी बोले थे, उसमें पानी भी होता है। तो मान लो तुम्हारा ये एयर बबल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल मान रहे हैं कि एयर है, तो इसमें इतना पार्ट वाटर है, इतना पार्ट बाकी सब चीज है, ठीक है, बाकी कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब चीज है। उसी में एक पानी भी रहता है जिसको वाटर वेपर बोलते हैं। ठीक है, ये अगर एयर में जो है ज्यादा रहेगा तो उसको लेने की क्षमता क्या हो जाएगी बाहर से, पहले ही से पानी ज्यादा है एयर में, ह्यूमिडिटी है ऑलरेडी, तुम्हारा ये है हो रहा है उमस है, तो उसमें पानी, एयर जो है, जो हवा है तुम्हारा, पानी कितना ले सकता है, कम ले सकता है। और अगर वही चीज उसमें कम रहे, पानी गर्म रहे, ज्यादा गर्म ही पड़े, तो उसमें पानी कम रहे, तो उसको पानी लेने का वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ले कहां से रहा, लेना जो कर रहे हैं, मान लो तुम कपड़ा सुखाने के लिए डाल रहे हो, या मान लो तुम्हारा तालाब है पड़ा हुआ, कहीं भी पानी पड़ा हुआ है, उस पर धूप पड़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, उसमें बॉइलिंग नहीं ना हो रहा है। ये डिफरेंस समझ रहे हो ना, क्योंकि धूप 100 डिग्री सी तो नहीं डाल रहा है उसमें, लेकिन फिर भी उसमें से पानी जो है वो क्या बन रहा है, स्टीम बन रहा है, गैस बन रहा है, भाप बन रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि 100 डिग्री से कम पे वो गैस बन रहा है, ठीक है, लेकिन कई समय वो ज्यादा जल्दी सूख रहा है, कई समय वो कम जल्दी सूख रहा है। तो एक तो हम लोग ये समझ गए कि भाई ताप ज्यादा होगा तो जल्दी सूखेगा। अभी तो हम लोग देखे, यही देखे ना कि ज्यादा ताप होगा तो ज्यादा जल्दी पानी उड़ेगा, मतलब ज्यादा जल्दी सूखेगा। ये पॉइंट समझ चुके हैं ना। दूसरा बात ये है कि जो हवा है वो सूख के कहां जा रहा है, हवा में ही जा रहा है। हवा में पानी लेने का एक क्षमता होता है जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। हवा में जो पानी होता है, जो वेपर के फॉर्म में होता है, उसको ह्यूमिडिटी बोल रहे हैं। तो अगर हवा में ऑलरेडी पानी है काफी, ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज्यादा है, तो वो बाहर से पानी ज्यादा ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। और अगर ह्यूमिडिटी उसमें कम होगा तो वो ज्यादा पानी ले पाएगा। तो यही पॉइंट है, ठीक है। वायु की आर्द्रता अच्छा, आर्द्रता तुमको ह्यूमिडिटी को बोल रहा है आई थिंक। वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है, जो हम बोल लेते हैं ह्यूमिडिटी अगर लो होता है, उसी को बोल रहा है। वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है
तो वाष्पन की दर क्या हो गई? वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है कॉमा, तो वाष्पन की दर क्या होगी? निम्न होगी या उच्च होगी? हाँ, तो उच्च लिखो, उच्च होती है। तो वाष्पन की दर उच्च होती है और जल अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है। और जल अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है कॉमा, जस्ट उसका उल्टा, जबकि वायु की आर्द्रता उच्च होने पर वाष्पन की दर धीमी हो जाती है। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा लिख लेना। ठीक है, अब तो हम ये इसके सब टर्म में समझ गए कि आर्द्रता के टर्म में हम लोग समझ गए, या ह्यूमिडिटी के टर्म में समझ गए कि अगर ह्यूमिडिटी या आर्द्रता ज्यादा होगा तो भाई पानी कम ले सकते हैं, और ह्यूमिडिटी अगर कम होगा तो पानी ज्यादा ले सकते हैं, मतलब वाष्पन ज्यादा हो सकता है। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन ह्यूमिडिटी जो है या आर्द्रता जो है, आर्द्रता हम नहीं लिख रहे हैं, ह्यूमिडिटी लिख रहे हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता जो है तुम्हारा, वो भी तो ताप पे डिपेंड करता है कि बाहर का तापमान क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, तुम्हारे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यहां तक क्लियर है कि ह्यूमिडिटी या आर्द्रता अगर ज्यादा है, मतलब पानी ज्यादा है अगर एयर में, तो वो वाष्पन कम होगा। यहां क्लियर हो गया। अब पानी जो हवा में है वो ज्यादा और कम क्यों होता है? वो भी तो तापमान पे डिपेंड करता है कि बाहर का तापमान कैसा है। तो अगर तापमान जो है, मतलब टेम्परेचर जो है, अगर वो ज्यादा होगा तो उसका ह्यूमिडिटी क्या होगा? कम होगा। तो मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ताप ज्यादा होगा, तो उसका आर्द्रता कम होगा, इसका मतलब वाष्पन ज्यादा होगा। तीनों चीज लिंक हो रहा है ना, समझ रहे हो ना? अगर टेम्परेचर या ताप अगर ज्यादा हुआ तो उसका आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कम होगा, निम्न होगा, और उसका जो वो है वाटर लेने की शक्ति जो है, या वाष्पन जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि इवेपोरेशन जो है, वो ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर में जल्दी कपड़ा सूखता है। ये भी समझ रहे हो? इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसीलिए जब ज्यादा ताप होता है तो जल्दी कपड़ा सूखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लो। हर चीज हिंदी में खोजने में लिखो, वायुमंडलीय, नेक्स्ट पॉइंट इसी से लिंक्ड है, इसी से जुड़ा हुआ है। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में, वायुमंडलीय आर्द्रता जिसको एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बोल रहे थे हम, एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ? हवा जितनी ही ज्यादा गर्म होगी, हवा जितनी ही गर्म होगी, क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी या आर्द्रता हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी या आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही, हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी या आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही
क्या होगा, बढ़ेगी या कम होगा? बढ़ेगी ना। जितना ज्यादा गर्म होगा उसमें उतना ज्यादा वाटर लेने का कैपेसिटी होगा, उतना ज्यादा उसमें ह्यूमिडिटी लेने का कैपेसिटी होगा, आर्द्रता। तब ना जितना ज्यादा गर्म होगा उतना जल्दी जल्दी कपड़ा सूख रहा है, तो क्योंकि वो कपड़ा से वो ज्यादा पानी ले पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहां तक तो समझ गए। अब जो हम लोग रूम में देखे थे, जो एग्जांपल हम लोग देखे थे, परसों देखे थे हम लोग, कि रूम के अंदर भी जो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इवेपोरेशन या वाष्पन बोल रहे हैं। तो रूम के अंदर जो है तुम्हारा बहुत चीज जो है ठंडा हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखे थे कि घड़ा में पानी, घड़ा में जो पानी होता है, पहले जमाने में फ्रिज नहीं होता था, पानी घड़ा में रखते थे, लेकिन वो घड़ा, मटका घड़ा जो भी बोलो, उसमें पानी ठंडा होता था। वो सुराही, जो अलग अलग नाम था उसका, तो वो क्यों ठंडा होता था? उसको तो हम लोग किस पे रखे, रूम टेम्परेचर पे रखे, मतलब अपने नॉर्मल से घर में रखे हुए हैं, उसमें फिर भी पानी अंदर ठंडा हो रहा है। या कल कूलर का एग्जांपल हम लोग देखे थे, कूलर को भी जो हम लोग अपने रूम में चलाते हैं, रूम टेम्परेचर पे चलाते हैं, उसको 100 डिग्री सी पे तो नहीं चला रहे हैं। 100 डिग्री सी पे चलाते हैं तो बोलते हैं बॉइलिंग हो रहा है उसमें पानी का, पानी जो मूव कर रहा है उसमें पानी बॉयल हो रहा है, इसीलिए उसमें उसको हम चला रहे हैं अपने रूम टेम्परेचर पे। मतलब उसमें क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, मतलब इवेपोरेशन हो रहा है। तो जैसे हम लोग कूलर का एग्जांपल दिए थे, याद है सबको, पानी रहता है कूलर में, एक मोटर रहता है यहाँ पे, और चारों बगल जो ये रहता है मेरा भूसा का लगा रहता है। ठीक है, वो मोटर में से पाइप लगा रहता है ऐसे करके, वो पाइप से पानी उस भूसा पे गिरता है, और चारों बगल भूसा पे पानी गिरता है। वो भूसा पे पानी जब गिरता है तो गर्मी में क्या होता है, उस पानी का वाष्पन होता है या इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होता है तो वो क्या लेगा, गुप्त ऊष्मा लेगा। ऊष्मा लेगा नहीं, गुप्त ऊष्मा लेगा। ऊष्मा तो ले ही रहा है, लेकिन कौन सा ऊष्मा ले रहा है, गुप्त ऊष्मा ले रहा है, क्योंकि वो पानी से भाप बन रहा है, और उसी के कारण गुप्त ऊष्मा ले रहा है। तो क्या कर देगा, वो ऊष्मा ले लिया मतलब वो ठंडा कर दिया। सेम प्रिंसिपल तुम्हारा एक्ट करता है घड़ा में। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, समझाने के लिए बता रहे हैं। घड़ा जो होता है वो मिट्टी का बना होता है, उसमें क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स होते हैं, छेद, बहुत छोटा छोटा छेद होते हैं। ठीक है, पानी जब उसमें डालते हैं तो घड़ा के चारों बगल से पानी जो है वो हल्का धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे क्या होता रहता है, उसमें वाष्पन होता रहता है। जब पानी उसमें वाष्पन होता रहेगा तो अंदर का जो पानी है वो क्या होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा, क्योंकि वाष्पन होने के लिए उसको क्या है, अंदर से वो गुप्त ये लेना पड़ेगा, गुप्त ऊष्मा लेना पड़ेगा, और गुप्त ऊष्मा लेके तब वो स्टीम में बन रहा है। ये बात नहीं समझ में आया? घड़ा का छोटे छोटे पोर से जो पानी मेरा उड़ते रहता है हवा में, जो है इवेपोरेट होता रहता है, वाष्पन होते रहता है। उसमें वाष्पन होने से क्या होता है कि वो गुप्त ऊष्मा, वाष्पन होने से मतलब वाष्पन के लिए क्या करता है, वो गुप्त ऊष्मा लेता रहता है। गुप्त ऊष्मा लेके वो उड़ता रहता है, मतलब क्या, वो लिक्विड से गैस में बन गया। कितना गुप्त ऊष्मा ले रहा है पर ग्राम, कितना कैलोरी ऊष्मा ले रहा है? 1 ग्राम अगर पानी उड़ रहा है तो कितना, 540। ये दो चीज याद कर लो ना, 80 और 540। इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ये चीज नहीं समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट करें क्या? पानी जो है वो वाष्पन से, पानी से वो क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। गैस बनने के लिए 1 ग्राम, हम यही पूछ रहे हैं ना कि 1 ग्राम पानी गैस बनने के लिए कितना ऊष्मा ले रहा है कैलोरी में, 540 ले रहा है, यही तो हम पूछ रहे थे। ठीक है, तो 540 के 1 ग्राम ले रहा है, ऐसे करते करते वो ऊष्मा अंदर से ले लेके वो अपना उड़ते रह रहा है। तो अंदर से अगर ऊष्मा ले लेगा तो अंदर का चीज क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और अंदर का चीज क्या है, मेरा पानी है। ठीक है, तो इसमें लिखो वाष्पन के कारण शीतलन। वाष्पन के कारण शीतलन, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। जो ये वाला पॉइंट है ना, ये क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ वाष्पन है, मतलब इवेपोरेशन का मेरा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन समझते हो ना, कि यूज उसका। ठीक है, तो उसका यूज है। इसी से बीपीएससी जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये नहीं पूछेगा कि वाष्पन क्या होता है, वो पूछेगा कि भाई ये हो रहा है घड़ा में, तुम्हारा पानी ठंडा हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है।
वाष्पन के कारण हो रहा है और गुप्त ऊष्मा के कारण हो रहा है। वो पूछेगा कि ये भाई तुम्हारा जो ये है कूलर जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, जो घर में कूलर लगा हुआ है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो किस सिद्धांत पे काम करता है, वो वाष्पन और गुप्त ऊष्मा के एक सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो वाष्पन के कारण शीतलन में लिखो पहला, किसी पात्र से भरा, किसी पात्र में भरा, किसी पात्र में भरा द्रव। तो ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है ना? तो आंसर तुम लोग क्यों नहीं देते हो? जैसे हम पूछे 540 80 ये सब बेसिक आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? या नहीं तो याद नहीं है हो रहा है, मतलब ये हो सकता है, या समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा फास्ट जा रहे हैं, या हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में अभी भी दिक्कत हो रहा है। हिंदी का तो अब सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, हिंदी इंग्लिश का दोनों, हम हिंदी इंग्लिश एक साथ रखे हुए हैं दोनों, कि साथ में इंग्लिश में समझ के उसको हिंदी में कन्वर्ट करके सारा कर रहे हैं। ठीक है, किसी पात्र में भरा द्रव जब वाष्पित होता है, किसी पात्र में भरा द्रव जब वाष्पित होता है तो वह उस पात्र को से, तो वह उस पात्र से वाष्पन की क्या प्राप्त करेगा? गुप्त ऊष्मा। वेरी गुड, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। ऐसे ही जवाब चाहिए, बीच बीच में खाली यही फर्स्ट बेंच पे जो बैठा है यही जवाब देगा तो कैसे काम चलेगा? बाकी लोग भी जवाब दो, इसी को नहीं अकेले क्लियर करना है, सबको क्लियर करना है। किसी पात्र में भरा द्रव जब वाष्पित होता है तो वह उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। फुल स्टॉप। ऊष्मा खोने के कारण वह पात्र, ऊष्मा खोने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखो। वाष्पन के कारण वाष्पन के कारण शीतलन का एक अच्छा उदाहरण वाष्पन के कारण शीतलन का एक अच्छा उदाहरण मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में जल का ठंडा होना होता है। सॉरी, मिट्टी के बर्तनों में जल का ठंडा होना है। वाष्पन के कारण शीतलन का एक अच्छा उदाहरण मिट्टी के बर्तनों में जल का ठंडा होना है। इसका पूरा प्रोसेस हम नहीं लिखवा रहे हैं, बात समझ गए हो ना? वाष्पन हो रहा है, गुप्त ऊष्मा है, इससे पूरा समझ में आ रहा है कि भाई उसके छोटा छोटा छेद है, छोटा छोटा छिद्र है, उससे वो पानी जो है वो मेरा वाष्पन हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट हो रहा है तो भाई गुप्त ऊष्मा ले रहा है, लेटेंट एनर्जी ऑफ हीट ले रहा है, लेटेंट एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ले रहा है, और उससे वो क्या हो रहा है, पानी जो है उड़ रहा है साथ में, और अंदर का पानी जो है वो ठंडा कर रहा है। इसका पूरा हम नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल लिखो। दूसरा एग्जांपल कौन सा लिखे थे अभी? कौन सा एग्जांपल एक किए थे? कूलर। वाटर कूलर में भी वाटर कूलर में भी शीतलन जल के, तो रूम कूलर भी बोलते हैं, वाटर कूलर, रूम कूलर, डेजर्ट कूलर, किसी भी नाम से आए, कूलर अगर है तुम्हारे क्वेश्चन में तो समझ जाना उसी का बात है, नया नया नाम से उसको बोल देते हैं। ठीक है, शीतलन जल के वाष्पन के कारण ही होता है। वाटर कूलर में या डेजर्ट कूलर में या रूम कूलर में शीतलन के कारण, शीतलन जल के वाष्पन के कारण ही होता है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट, इसका भी हम कॉन्सेप्ट नहीं लिखवा रहे हैं, सबको समझ में आ गया है कि कैसे होता है।
चारों बगल वो रहता है, भूसा रहता है, सब लोग कूलर देखे हम लोग, तो भूसा रहता है, भूसा से पानी उड़ रहा है भाई, पानी उड़ रहा है तो वाष्पन हो रहा है, वाष्पन हो रहा है तो गुप्त ऊष्मा ले रहा है, गुप्त ऊष्मा ले रहा है तो ठंडा कर रहा है। ठीक है, सेम प्रिंसिपल। नेक्स्ट लिखो, पंखा कैसे ठंडा करता है इसमें, पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाले, नेक्स्ट एग्जांपल, पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीने के वाष्पन की दर, पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीने के वाष्पन की दर को बढ़ाता है, ठीक है, जिससे हमें शीतलता की, इससे हमें शीतलता की अनुभूति होती है। ठीक है, हम लोग गर्मी में जो है कॉटन का कपड़ा प्रेफर करते हैं। ये हम लोग देखें कि पॉलिएस्टर का कपड़ा नहीं चाहिए, नायलॉन का कपड़ा नहीं चाहिए, हम लोग कॉटन कॉटन चाहिए। खासकर गंजी जो खासकर हम लोग पहनते हैं वो कॉटन का ही पहनते हैं। तो कॉटन का क्या फायदा है कि कॉटन जो है वो पानी सोखता है और पानी को बाहर निकलने देता है। पानी मेरे बॉडी से पसीना चला, उस पानी को वो ले लिया। अब ये पानी जो है, हम गर्मी में घूम रहे हैं, गर्मी में है, घूम नहीं रहे हैं, रूम में ही पड़े हैं, तब भी गर्म है मेरा रूम, तो वो क्या होगा, पानी धीरे धीरे क्या होगा, उड़ेगा। पानी अगर मेरा जो पसीना है वो चल के बाहर आ गया, इस पे आ गया, तो ये बाहर आ गया तो वो क्या है, उसको उड़ने का मौका मिलेगा। कॉटन के पोर्स से जो है वो पसीना जो है वो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के मतलब उड़ जाता है। उड़ जाता है मतलब क्या हुआ, वो उसका वाष्पन हुआ। अगर फिर से वाष्पन हो रहा है तो फिर से क्या हो रहा है, वाष्पन के कारण शीतलता हो रही है, ठंडा हो रही है। फिर से वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे गुप्त ऊष्मा ले रहा है और वो निकल जा रहा है। तो गुप्त ऊष्मा ले रहा है मतलब हीट एनर्जी ले रहा है, ऊष्मा ले लिया, तो यहाँ पे मेरा बॉडी को क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। और नायलॉन के कपड़ा में क्या दिक्कत होता है, या सिंथेटिक के कपड़ा में वो क्या होता है, कभी घर जाके छू के देखना, बहुत एकदम वो होता है, जैसे ये नायलॉन का शर्ट टाइप पहने हुआ है, तो ये बहुत ये रहता है, मतलब कि पानी को अंदर से बाहर जाने नहीं देगा, एकदम टाइट नीटेड रहता है, और पानी जो है मेरा जो पसीना है बॉडी का वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो सूख नहीं पाएगा, सूख नहीं पाएगा तो वो गुप्त ऊष्मा नहीं ले पाएगा, गुप्त ऊष्मा नहीं ले पाएगा तो वो ठंडा नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, जो घर वाले हमेशा बोलते थे कि घर में गर्मी के समय कॉटन का कपड़ा पहनो, तो उसके पीछे साइंस था, उसके पीछे फिजिक्स था, जो हम लोग मजाक मजाक में बोलते थे। ये भी हम लोग लाइट में पढ़े थे ना कि व्हाइट कपड़ा और ब्लैक कपड़ा, ये वाला एग्जांपल भी हम लोग लाइट में देखे थे कि भाई गर्मी के समय व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए और जाड़ा के समय ब्लैक पहनना चाहिए। ये क्यों देखे थे, क्योंकि व्हाइट क्या करता है, सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है, और ब्लैक क्या करता है, सारे कलर को एब्जॉर्ब करता है। तो सनलाइट में सातों कलर है, विबग्योर, विबग्योर को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो गर्म कर लेगा, सनलाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो गर्म कर रहा था, और सनलाइट को अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो वो ठंडा ही रखेगा, मेरे ऊपर वो नहीं आने देगा, गर्मी कम आने देगा, आने तो देगा ही कम, लेकिन कम आने देगा। एक ये प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे, और दूसरा यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि भाई कॉटन पहनना चाहिए। तो मतलब सबसे अच्छा गर्मी में पहनने के लिए क्या हुआ, व्हाइट कॉटन, व्हाइट कॉटन, और जाड़ा में पहनने के लिए ब्लैक। नायलॉन नहीं भी पढ़ोगे, बहुत पसीना तो चल नहीं रहा है तो वाष्पन का कोई फंडा नहीं है, लेकिन गर्मी में सबसे अच्छा पहनने के लिए व्हाइट कॉटन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि गर्म कपड़ा, वो जो पुराने जमाने का जो बात था ना, जो हम लोग मजाक में उड़ा देते हैं कि भाई पुराने जमाने का वो बात, तो पुराने जमाने में लोग इसीलिए ना कुर्ता उजला उजला लोग कुर्ता पहन के घूमता रहता था। इसीलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो, सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये सारा एग्जाम्पल किसका है, शीतलता कैसे होता है वाष्पन से, मतलब इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होता है, इसका सारा एग्जाम्पल देख रहे हैं। और यही क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है, क्वेश्चन जो आ रहा है यही आ रहा है। बीपीएससी इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायरेक्ट बीपीएससी या जो भी पीएससी दोगे तुम लोग, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भाई गर्मी में उजला कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, गर्मी में कॉटन क्यों पहनना चाहिए। ये सारा क्या है, एप्लीकेशन है ना, यूज है। वो कभी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज वाष्पन या व्हाट इज इवेपोरेशन, ये नहीं पूछने वाला है। वाष्पन क्या है ये कभी नहीं पूछेगा, वो यूज पूछेगा, उसका एप्लीकेशन पूछेगा। तो ये सब चीज जो बढ़ रहे हैं अभी,
कि कैसे शीतलता करता है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इन चीजों का ध्यान ज्यादा रखना है हमको, ठीक है। डेफिनेशन रटने के पीछे मत जाना कि भाई वाष्पन ये होता है, फ्रीजिंग ये होता है, मेल्टिंग ये होता है, ये मत करना, ठीक है। उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। देखो ग्रीष्म ऋतु में मतलब समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु मतलब ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर से काफी मात्रा में पसीना निकलता है। ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर से काफी मात्रा में पसीना निकलता है। नेक्स्ट लाइन, सूती कपड़े जल के सूती कपड़े जल के उत्तम अवशोषक होते हैं। सूती कपड़े जल के उत्तम अवशोषक होते हैं और हमारे शरीर से निकले हुए पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। और हमारे शरीर से निकले हुए पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, फुल स्टॉप। इस पसीने का वाष्पन हमारे शरीर को इस पसीने का वाष्पन हमारे शरीर को क्या प्रदान देता है? शीतलता प्रदान करता है। ठीक है, और यही चीज आगे में लिख लेना, पॉलिएस्टर में यह नहीं होता है। पूरा लाइन लिखवाने से अच्छा खाली लिख लो, पॉलिएस्टर में यह नहीं होता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? क्वेश्चन हम लोग को कैसे करना है ये अभी मतलब आज ऑलमोस्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया है हीट, तो जाके तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा कि इसी से क्वेश्चन आ रहा है। ये जो पॉइंट्स बताए हैं ना, ये 3-4 पॉइंट लिखा है, इससे कम से कम मतलब 10-15 क्वेश्चन सारा पीएससी मिला के हो जाएगा तुम्हारा। तो एप्लीकेशन बेस्ड हमको पढ़ाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। इसका न्यूटन हर चीज में अपना एक लॉ दिए हुए है, तो इसको क्यों छोड़ेगा? न्यूटन का सिद्धांत, लॉ मतलब सिद्धांत। ठीक है, तो हीट में भी एक सिद्धांत दे दिए हुए हैं। तो जैसे अगर तुम यहां पे खड़े हो, मान लो तुम्हारा कपड़ा जो है वो यहां पे सुखा रहे हो तुम। ठीक है, मान लो यहां का टेम्परेचर है 32, अभी कितना चल रहा है? अभी मान लो 24 डिग्री से चल रहा है। ठीक है, एक जगह का टेम्परेचर मान लो राजस्थान का टेम्परेचर अभी ज़्यादा पकड़ लो, मान लो तो 32 डिग्री सी। ठीक है, और थोड़ा पहाड़ी एरिया पकड़ लो, वहां पे पकड़ लो 10 डिग्री सी। ठीक है, तीनों जगह का अलग अलग टेम्परेचर है। अब हम अगर बोलेंगे कि तीनों जगह में हम कपड़े सुखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो तीनों जगह एक जैसा सूखेगा? नहीं, कहीं ज्यादा सूखेगा, कहीं कम सूखेगा। ठीक है, तो कहां जल्दी सूखेगा? राजस्थान में जल्दी सूखेगा, और सबसे कश्मीर, जहां भी जो भी पकड़ लो ठंडा जगह, कोई भी हिमाचल पकड़ लो, कश्मीर पकड़ लो, बगल में वो पकड़ लो, दार्जिलिंग पकड़ लो,
ठीक है, दार्जिलिंग में भी इसी अराउंड टेम्परेचर चल रहा है। तो इसमें कपड़ा जो है वो धीरे धीरे सूखेगा। तो क्यों, एक तो सामने तो दिख रहा है हमको डायरेक्टली कि भाई उसमें टेम्परेचर, ताप ज्यादा है तो ज्यादा जल्दी सूख रहा है, और ताप कम है तो कम सूख रहा है। लेकिन अगर मेरा कपड़ा जो है वो कितने डिग्री सी पे, मान लो वो ठंडा कपड़ा है, ठीक है, वो है मान लो 5 डिग्री सी पे हम उसको लाए, ठीक है, 5 डिग्री सी से उसको 10 डिग्री सी जाना है एक जगह, एक जगह 24 जाना है, और एक जगह 32 डिग्री सी जाना है। तो कहां पे उसको ज्यादा मेहनत लग रहा है? 32 पे जाना ज्यादा मेहनत लग रहा है। एक मिनट, इसका इरेजर ऐसे नहीं होता है। उल्टा हम गर्म से ठंडा कर रहे हैं, हम ठंडा से गर्म कर रहे थे, गर्म से अगर ठंडा करेंगे तो डिफरेंस इसमें कितना है? 6 2 8, 8 डिग्री सी का है, और 8 इसमें से घटाओ तो कितना होगा? 16 डिग्री सी है यहाँ पे। मान लो एक गर्म चीज है, वो 32 से 24 जा रहा है, 8 डिग्री सी घट रहा है, और वो 24 से फिर 16 डिग्री जा रहा है, इसमें भी 8 है। रूम टेम्परेचर मेरा है 16 डिग्री सी का। तो इसमें यहां से यहां जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, या यहां से ज्यादा जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, या दोनों में सेम टाइम लगेगा? मेरा रूम जो है, ऐसे समझो, फिर से ये बात बता रहे हैं, मेरा रूम जो है 16 डिग्री सी पे है, ठीक है, मेरा रूम 16 डिग्री सी पे, एक सामान है मेरे पास, वो है मेरे 32 डिग्री सी पे, ठीक है। एक कुछ भी सामान पकड़ लो, गरम कर दिए, मान लो तवा को हम गरम कर दिए 32 डिग्री सी पे, ठीक है, तवा को 32 डिग्री सी पे गरम कर दिए, रूम टेम्परेचर है मेरा 16 डिग्री सी पे, एक बीच में हम मान रहे हैं कि 24 डिग्री सी का एक ये है, तो पहले 32 से वो 24 पे हम मान रहे हैं, और फिर 24 से वो 16 मान रहे हैं, दो में ब्रेक कर दिए हैं उसको, हो रहा है 32 से पूरा वो 16 डिग्री सी तक जा रहा है, हम एक ब्रेक कर दिए बीच में, कि पहले बीच में एक 24 डिग्री सी तक आया, फिर 16 पे आया, ठीक है। इससे इस एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो कपड़ा सुखाने वाले से नहीं बन रहा था, ठीक है। तो 32 से 16 पे आने पे जितना समय लगेगा, 24 आने पे, 24 से 16 आने में उतना ही समय लगेगा क्या? क्वेश्चन मेरा फिर से बता रहे हैं कि मेरा रूम टेम्परेचर कितना है? 16 डिग्री सी है, मेरा सामान जो है वो 32 पे है, तो वो 32 से 16 पे आएगा, मेरा सामान जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। कोई भी सामान जो है, अगर बर्फ मतलब कुछ भी ठंडा चीज अगर फ्रिज से निकालते हो, तो जो रूम टेम्परेचर उतने पे ही आ जाता है। रूम टेम्परेचर मतलब जो सामान अभी तुम्हारा जो ताप चल रहा है उतने पे ही आ जाएगा, तापमान जो चल रहा है उतने पे पहुंच जाएगा। अब भाई हम बोल रहे हैं कि एक चीज गर्म की है, तवा को भी घर में गर्म करते हैं, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है ना, नॉर्मल हो जाता है ना, जितना पे होना चाहिए, जितना रूम टेम्परेचर उसी पे आ जाता है। अब हम 32 डिग्री सी तक एक को गर्म किए, और वो मेरा रूम का टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री सी पे, उस चीज को हम बाहर छोड़ दिए। यहां तक क्लियर है? 32 डिग्री सी पे हम एक चीज को गर्म करके 16 डिग्री सी तक छोड़ दिए, ठीक है, टेम्परेचर तक आने के लिए। बीच में एक पॉइंट हम मान ले रहे हैं 24 डिग्री सी, मतलब 32 में से 8 घटाएंगे तो 24, 24 में फिर 8 घटाएंगे तो 16, मतलब सेम टेम्परेचर घट रहा है, 8 डिग्री सी यहां भी घट रहा है, 8 डिग्री सी यहां भी घट रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 32 से 24 आने में ज्यादा समय लगेगा, कि 24 से 16 आने में ज्यादा समय लगेगा, कि दोनों में सेम समय लगेगा? अगर दोनों में टेम्परेचर तो सेम घट रहा है, 8 डिग्री सी से ही घट रहा है, तो बताओ क्या लगेगा? 32 से 16 आने में और 24 से 16 आने में सेम लगेगा, कितने लोग बोल रहे हैं? एक आदमी बोल रहा है सेम लगेगा, ठीक है। 32 से 16 आने में जल्दी हो जाएगा, और 32 से 24 आने में जल्दी हो जाएगा, और 24 से 16 आने में कम टाइम लगेगा, ये कितने लोग बोल रहे हैं? ज्यादा टाइम, यहां हम बोल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं यहां ज्यादा टाइम लग रहा है और यहां कम टाइम लग रहा है, ये कितने लोग बोल रहे हैं? तो मतलब एक लोग ये भी बोल रहे हैं, बाकी लोग इसका उल्टा बोल रहे हैं, या कोई क्वेश्चन नहीं समझे हैं, कुछ लोग ये भी उल्टा बोल रहे हैं। और इधर गर्ल्स ग्रुप में अपोजिट, 32 से 16 आने में ऐसे समझो लो, टी टाइम लग रहा है, और यहां पे T1 लग रहा है, और यहां पे T2 लग रहा है। तो T1 इक्वल टू, क्वेश्चन यही हम पूछ रहे हैं ना, इक्वल टू T2 है,
या T1 ग्रेटर देन T2 है, या T1 लेस देन T2 है। ये क्वेश्चन है मेरा। अब क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ? तो क्या होगा 1 2 3 में ऑप्शन क्या होगा? T1 जो है वो कम है, मतलब 32 से 24 कम समय में, भले दोनों में 8 ही डिग्री का है अंतर है, लेकिन 32 से 24 वो जल्दी आ रहा है, 24 से 16 वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है। तो यही न्यूटन भाई साहब एक लॉ दिए थे, एक सिद्धांत दिए थे कि तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से कितना डिफरेंट है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना वो घट रहा है, कितने रेट से वो घट रहा है। मतलब क्या हुआ कि हम कोई चीज है, मान लो कोई ताप पे है, किसी टेम्परेचर पे है, और हमको किसी और ताप पे जाना है, तो हमको जिस ताप पे जाना है वैसे माहौल में रहेंगे, उसी ताप पे जाएंगे। अगर हमको फ्रिज में रख दिया जाएगा तो हम ठंडा हो जाएंगे, समान है हम। अगर हम फ्रिज से निकले तो हम अपने रूम टेम्परेचर पे, रूम में रख दिए तो रूम के टेम्परेचर पे जाएंगे। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इसमें, हमको जहां से जहां तक जाना है उसमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा जल्दी अरे वो होगा, टाइम होगा। मतलब कि 32 से 16 में जो है डिफरेंस है, तो 24 जो है, 32 से 24 जो है वो जल्दी आएगा, और 24 से 16 जो है वो थोड़ा ज्यादा टाइम पे आएगा। नहीं समझ में आया ये? मेरे सराउंडिंग से कितना टेम्परेचर डिफरेंस मेरा है, उसी रेट पे हम कूलिंग, या मेरा अगर हम कूल कर रहे हैं तो मेरा कूलिंग होगा, अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो उसी रेट पे मेरा गर्मी होगा। ठीक है, इसको हिंदी में लिखो, न्यूटन के शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या न्यूटन के शीतलन नियम। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी तप्त पिंड किसी तप्त पिंड न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी तप्त पिंड द्वारा ऊष्मा खोने की दर उस पिंड तथा उसके परिवेश उस पिंड तथा उसके परिवेश, मतलब उसका सराउंडिंग, परिवेश मतलब सराउंडिंग बोल रहे हैं यहां पे, के ताप अधिवक के ताप अधिक्य आधिक्य, अ में आकार, ध में हर्षिकार, आधा क य के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से बोल देते हैं, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी तप्त पिंड द्वारा ऊष्मा खोने की दर उस पिंड तथा उसके परिवेश यानी कि सराउंडिंग्स के ताप अधिक्य के अनुक्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यह और यह केवल तप्त पिंड के और यह केवल तप्त पिंड के पृष्ठ की प्रकृति
एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। एवं क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। मतलब क्या हो गया कि किसी बॉडी, किसी सामान और उसके सराउंडिंग में कितना डिफरेंस है, उस पर डिपेंड करेगा मेरा रेट ऑफ कूलिंग। कूलिंग का जो दर है वो जो जितने पे है सामान और जितने पे जाना है उसके जो डिफरेंस है उसके रेट पे डिपेंड करेगा। अब यहां जो हम ये एग्जांपल बताए थे, इसी एग्जांपल से हम लोग इस बात को समझते हैं। ठीक है, दोनों में 8 ही है ना। 32 से हम बोल रहे थे कि 16 पे जा रहा है सामान, तो 32 से 16 पे जा रहा है, तो 32 से 16 पे जा रहा है। पहले 24 तक हम 24 पे हम रोक दिए हैं, बीच में एक हम बात बोल दिए कि 24 तक कितने देर में पहुंचेगा, लेकिन जब तक वो 24 तक पहुंच रहा है उसमें कितना डिफरेंस है, 32 और से 16 जाना है, मतलब 16 डिग्री का डिफरेंस है। जब वो 31 डिग्री सी हुआ तो उसमें कितना डिफरेंस है, 15 डिग्री सी का डिफरेंस हुआ। ये क्वेश्चन पे हम लोग फिर से आ रहे हैं कि मेरा सामान जो है वो 32 डिग्री सी पे है, मेरा रूम टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री सी पे है। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि मेरा सामान जो है हम रूम में रख दिया, अगर 32 डिग्री सी पे तवा एक गर्म किया, वो तवा को हम 16 डिग्री सी पे ला रहे हैं। ठीक है, 32 से वो 16 आ जाएगा अपने आप, कोई भी सामान जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। जब वो 32 से 16 आ रहा है तो हम एक बात पूछे कि हम एक इमेजिनरी 24 पे एक रोक लगाए। ठीक है, वो इमेजिनरी है, मतलब ऐसा नहीं बोले कि 24 पे, एक 24 पे एक हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कैसे कैसे घट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि भाई 24 तक जितना पहुंचा उतना टाइम कैलकुलेट कर लिया, कितना समय लगा, और फिर 24 से 16 कितना में लगा वो समय कैलकुलेट कर लिया। अब हम ये बोल रहे हैं कि जब हम 32 से 16 पे जा रहे हैं, तो 32 से 16 पे जब जा रहे हैं तो कितना, 32 से वो उसको कितना घटना था, 16 पे पहुंचना था, तो 16 डिग्री के डिफरेंस पे चल रहा है वो। फिर वो 32 से, जब 32 से वो 31 हो गया तो कितना डिग्री से उसको जाना है 16 पे, तो डिफरेंस कितना हो गया, 15। लेकिन जब वो 24 पे पहुंच चुका है तो उसको कितना पे पहुंचना है, 16 पे पहुंचना है, तो कितना डिग्री का हो गया, 8। यहां पे डिफरेंस कितना है, जहां से जहां तक जाना है उसमें डिफरेंस कितना था, 16, और यहां पे कितना डिफरेंस है, 8। यही न्यूटन लॉ बोल रहा है कि समान और मेरा जो सराउंडिंग है जहां पे पहुंचना है, सराउंडिंग मेरा 16 है, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो हम रखें, मेरा सामान जो तवा है वो रूम है, रूम के पास है, तो मेरा जो सामान और जो रूम टेम्परेचर है उसमें जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि किस रेट ऑफ कूलिंग होगा। अगर यही 16 ही रहता तो उसी रेट से कूलिंग होता, लेकिन क्योंकि यहां पे 16 है तो यहां पे जल्दी जल्दी कूल होगा, लेकिन 24 से जो 16 जो जा रहा है वहां पे डिफरेंस क्या है, 8 ही डिग्री का है, तो वहां पे धीरे धीरे कूल होगा। अगर ये बात समझ गए तो मैं एक बात बताओ, कितना हो गया, 5 50 25। ये जो एग्जांपल हम शुरू में देना चाह रहे थे उसमें हम बीच में एक सेकंड के लिए गड़बड़ा गए थे कि हम बोल रहे थे राजस्थान का टेम्परेचर पकड़ लो 45 डिग्री सी है, और हम मान लो इधर का टेम्परेचर, बिहार का टेम्परेचर 20 डिग्री सी है। ठीक है, एक सामान हम रखे 70 डिग्री सी पे राजस्थान में, और एक सामान हम रखे 45 डिग्री सी पे बिहार में। जो पहला एग्जाम्पल हम देना चाह रहे थे वो यही है कि 20 डिग्री सी पे मान लो ये बिहार है, ठीक है, राजस्थान जो है वो 45 पे, इमेजिनरी है, ऐसा होता नहीं है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इमेजिनरी सिचुएशन में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एक सामान है मेरे पास जिसको हम निकाल के रख दिए, एक तवा है, वही तवा है मेरा, तवा को हम गर्म कर दिए 45 डिग्री सी पे। सेम चीज राजस्थान में भी 70 डिग्री सी पे गर्म कर दिए, तो तवा ठंडा जहां जल्दी कहां पे होगा, कुछ लोग बोल रहा है राजस्थान में होगा, सब लोग बोलो क्या, तुम लोग क्या बोल रहे हो, तवा ठंडा, राजस्थान में। अच्छा हाथ उठाना, क्वेश्चन सब लोग समझ गए हो ना,
कोई ऐसा भी है जो क्वेश्चन नहीं समझा है तो फिर से हम रिपीट करते हैं। मेरे पास एक गरम तवा है, ठीक है, गरम तवा जो है 70 डिग्री सी पे है और मेरा राजस्थान का टेम्परेचर है 45 डिग्री सी पे, तो मतलब हम उस गरम तवा को 70 डिग्री पे किए, उसको वो आ जाएगा मेरे 45 पे। गरम गैस बंद कर दिए, 70 डिग्री सी पे राजस्थान में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, रोटी पकाए 70 डिग्री सी पे गया, गैस हम बंद कर दिए। अब वो 70 डिग्री सी से जो मेरा बाहर नॉर्मल टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर उतने पे आएगा, वो मेरा है 45। वही गर्म तवा अभी हम घर जा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, वो हम 45 डिग्री पे ही हम कर रहे हैं, ठीक है, और वो 45 डिग्री से मेरा रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो वो 20 पे आ जाएगा। तो किसमें ज्यादा समय लगेगा, ये जो ठंडा हो रहा है 70 से 45 और ये 45 से 20, किसमें ज्यादा लगेगा, राजस्थान में ज्यादा लगेगा कि बिहार में ज्यादा लगेगा? क्वेश्चन ज्यादा यही है मेरा।